करण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्री आज लोकसभा में देखिए 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और ये कानून केंद्र और राज्यों दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो जेल से सत्ता अब नहीं चल पाएगी। अब तक ऐसा हो रहा था, लेकिन अब संशोधन लाया जा सकता है। अब देखिए, कानून छुड़ाएगा कुर्सी। बताया जा रहा है कि अब 30 दिनों तक अगर कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री हिरासत में रहेंगे तो फिर उनको पद से हटना होगा। यानी कि अब सियासत में शुद्धिकरण की बारी है और एक बिल पेश किया जाएगा, संशोधन बिल, जिसमें ये नियम लाने जाने की तैयारी है। अब देखिए, इसको लेकर के पूरे देश भर में इस वक्त तहलका मची हुई है क्योंकि ये बिल अब सफाई करेगा। क्योंकि इससे पहले तक ऐसा होता था, हिरासत में रहने के बावजूद सत्ता चला पा रहे थे मंत्री। अब ऐसे में ये कर पाना मुश्किल होगा। गृह मंत्री आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे और इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब तक हमने केजरीवाल के केस में देखा था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में भी देखा था कि वो पद से नहीं हटे थे और ऐसे में अब ये कर पाना काफी मुश्किल होगा। अगर ये बिल पास हो जाता है और ये कानून बन जाता है तो इसके बाद 30 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो। यानी कि और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो सियासत का शुद्धिकरण का वक्त आ चुका है। सख्त कानून से ये क्लियर मैसेज सरकार दे रही है। दायरे में कौन कौन है देखिए, प्रधानमंत्री इस दायरे में है, केंद्रीय मंत्री इस दायरे में होंगे, राज्य के भी मंत्री इस दायरे में होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे। यानी कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, यहां पर मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है और गृह मंत्री आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। देखिए, बिल पेश होने से पहले ही कांग्रेस नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर सवाल भी उठा दिया है। तो देखिए, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर ये लिखा है कि कितना खतरनाक चक्र है ये। गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं माने जाते। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां धड़ाधड़ और मनमाने तरीके से हो रही है। नए प्रभावित कानून के तहत गिरफ्तारी होते ही मौजूदा मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाएगा। विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका यही है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पूर्व आरजेडी नेता के घर पर हमला हुआ है। अमरीश राय के घर पर हमला हुआ है। बदमाशों ने गोलीबारी और तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। हत्या के मकसद से हमले का आरोप। मोहिउद्दीन नगर के रमैया भदैया गांव की ये घटना है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर समस्तीपुर से मिल रही है। देखिए, पूर्व आरजेडी नेता के घर पर हमला हुआ। अमरीश राय के घर पर हमला की तस्वीर आप देख सकते हैं। बदमाशों ने गोलीबारी और तोड़फोड़ की है। देखिए, कुछ बदमाश आते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं, गोलीबारी भी करते हैं। सीसीटीवी में ये जो तस्वीर है वो कैद हो गई है। अब हत्या के मकसद से हमले का आरोप लगाया जा रहा है। मोहिउद्दीन नगर के रमैया भदैया गांव की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो चुकी है। घर पे आके लगभग 20-25 अपराधी, जिसमें गांव के भी लगभग 10-12 गो अपराधी था, जो कई बार जेल जा चुका है। हमको हत्या करने के लिए घर पे आके गोली चलाया और हमारे गाड़ी जो स्कॉर्पियो हम चढ़ते हैं उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। और गांव के जो 8-10 आदमी हैं, तेज नयन राय, उसका लड़का मनीष राय, फिर मनीष राय, राजदेव राय के लड़का रजनीश राय, सब 302 के भी मुजरिम है।
और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, पूर्व आरजेडी नेता के घर पर हमला हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? जी, ये जो हमलावर जिनके बारे में पूर्व आरजेडी नेता अमरेश राय के द्वारा बताया गया है, इनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि पूर्व में इनके पिता की भी हत्या की गई थी और जो हमलावर हैं उनके परिवार के लोग उसमें शामिल थे और पूर्व से ये विवाद चला आ रहा है। और एक साल पूर्व भी जो जानकारी दी गई इनके ऊपर हमला हुआ था और कुछ दिन पूर्व करीब 2-3 महीना पूर्व भी कुछ मामले को लेकर के वहां विवाद हुआ था, जिसको लेकर के इन के परिवार के और अन्य सदस्यों के द्वारा थाने में शिकायत की गई थी। उस समय के जो एसपी थे उन तक बात पहुंचाई गई थी और लगातार इनके द्वारा सुरक्षा की भी मांग की गई थी। रात करीब 9 बजे की घटना है जब करीब 20 से 25 की संख्या में वहां पे बदमाश पहुंचे थे और फायरिंग भी की गई है। बाद में बदमाशों के द्वारा सीसीटीवी कैमरा जो लगे थे उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले की जो भी तस्वीर थी फायरिंग करते, गाली गलौज करते, वो सब कुछ उस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। सूचना पर पुलिस रात में पहुंची थी और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जी ठीक है मुकेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, इसी बीच साहिबगंज से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां 15 घंटे तक चली ईडी की छापेमारी। तो ईडी की टीम में 4 सदस्य शामिल थे और 3 सीलबंद पैकेट भी साथ ले गई थी टीम। तो कबाड़ कारोबारी के ठिकाने पर यह छापा पड़ा है। बैंक ट्रांजैक्शन के डिजिटल सबूत भी मिले थे और जीएसटी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं साहिबगंज से, जहां ईडी की छापेमारी हुई है। 15 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली, कई अहम सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, ईडी की टीम में 4 सदस्य शामिल थे और बैंक ट्रांजैक्शन के भी डिजिटल सबूत भी मिले थे। आपको बता दें कि जीएसटी घोटाले से जुड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। पवन राय इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ईडी को क्या कुछ सबूत बरामद हुए हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि कल जो है ईडी पहले सुबह 8 बजे से जो है जो संतोष दास है उर्फ बबलू कवाड़ी के यहाँ पहुँचती है और सुबह से ही जो है वहाँ छापेमारी का जो है दौर शुरू हो जाता है। और बता दें आपको कि करीब कल सुबह से और शाम तक यानी कुल 15 घंटे तक करीब जो है छापेमारी चलती है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो मामला है गोवा से जुड़ा हुआ है और फर्जी तेल कंपनी बनाकर जो जीएसटी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में जो है ये कार्रवाई हो रही है। वहीं ये भी सूत्र बताते हैं कि जो ईडी है उनको छापेमारी के दौरान कई बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और कहीं ना कहीं जो है इसके आधार पर जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकती है। वहीं उसके बबलू जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जो उसकी पुत्री है आंचल दास, उससे जुड़ा ये मामला है और उसके नाम से जो जीएसटी चालान है वो फर्जी तरीके से बनाकर जो है इस पर जो है कई अवैध जो है कई हैवी ट्रांजैक्शन जो है किया गया है और इसी के आधार पर जो है गोवा की एक टीम जो है ईडी की टीम जो है वो भी यहाँ पहुंची थी। तो कुल मिलाकर कहें कि कल 15 घंटे तक जो है ये कार्रवाई चली और उसके बाद जो है उसकी जो पुत्री है आंचल दास, उससे भी कई घंटे जो है पूछताछ किया गया। बताया जा रहा है कि वो उसकी जो पुत्री है वो मुंबई में जो है डांस क्लासेस चलाती है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी पुत्री जो है यहाँ ठीक है साहिबगंज पहुंची थी। ठीक है, बिल्कुल नजर बना के रखिए पवन, और अपडेट आपसे देंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बिहार, यूपी, पंजाब और तेलंगाना में साइबर ठगी हुई है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर के ठगी का मामला है। अपराधियों के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए 9 मोबाइल, बैंक पासबुक और बायोमेट्रिक मशीन, इसके साथ ही क्यूआर कोड भी जब्त किया गया पुलिस की तरफ से। तो पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बिहार, यूपी, पंजाब और तेलंगाना में साइबर ठगी का ये पूरा मामला सामने आया और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना करके ठगी करते थे अपराधी। गिरफ्तारी के क्रम में कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो 6 अभियुक्त जो है ये चकिया थाना अंतर्गत इनका घर है और जो इनका मोडस ऑपरेंडी था ये थोड़ा विचित्र था, इसलिए क्योंकि इनके ऊपर विभिन्न राज्यों से कंप्लेन है। तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, इवन बिहार, यूपी, इन सब राज्यों से भी और अन्य राज्यों से भी कंप्लेन इनके अकाउंट्स पे प्राप्त हुए।
देखिए, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिला ने बेटे को जन्म दिया, जिसे देख करके परिजन बेहद ही खुश हुए और नर्सों को 2000 का नेक भी दिया। लेकिन जब जच्चा बच्चा को घर लेकर के पहुंचे तो देखा कि बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और इसके बाद परिजनों ने तुरंत अस्पताल और पुलिस को इस बात की सूचना दी। आशंका है कि बच्चे की अदला बदली अस्पताल में ही हो गई, क्योंकि उसी वक्त कई बच्चों का जन्म हुआ था। अब नगर एसडीपीओ विनीता सिन्हा पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बच्चा बदल दिया। कहाँ से? एसकेएमसीएच। हाँ हाँ, बच्चा हम लोग देखे, सब आदमी हम लोग देखे हैं, सब आदमी, सिस्टर भी देखी है, दाई भी देखी है कि लड़का है, सुस्त है, 5 रुपया का पर्चे। अभी क्या बच्चा है आपके पास? अभी क्या रखे? लड़की है, लड़की अभी लड़की है। बदल लिया है? हाँ, बदल लिया है। तो इस संदर्भ में वो दोपहर को आए थे और अभी बताया उन्होंने कि ऐसे शायद जो बच्चा उन्होंने प्राप्त किया है वो उनका नहीं है। और हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें हॉस्पिटल के भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अभी आके इस पूरी चीज़ को इंक्वायर कर रहे हैं और इस पे अभी हम लोग और जानकारी परिवार से भी ले रहे हैं कि कैसे पूरी घटना हुई है और अगर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि बच्चा एक्सचेंज हो गया है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी फिक्स हो रही है, अकाउंटेबिलिटी किसकी थी और कैसे ये हुआ है। इसमें हम लोग जो सारे रिकॉर्ड्स हैं हॉस्पिटल के वो भी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा चेक किया जा रहा है और जो भी कंसर्न्ड उस समय ड्यूटी पर ऑफिसर्स हैं उनका बयान लिया जा रहा है ताकि जो भी फैमिली का बच्चा है उसको वापस उन्हें दिलाया जा सके। बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी संतरा कॉलोनी में 35 साल के शख्स गुड्डू की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बिहार के भागलपुर जिले का रहने वाला था और 15 दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ संतरा कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने आया हुआ था। अब इस घटना की बात देखिए, मृतक की पत्नी और कॉलोनी में ही रहने वाले उसका जीजा अनुज चौधरी मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतक का बेटा जो भिवाड़ी की दूसरी कॉलोनी में रहता था वो भी फरार है। मृतक के यहाँ पर बगल में ही दूसरे कमरे में बॉबी का जीजा अनुज चौधरी भी रहता था, जो कि मंगलवार सुबह से ही गायब था। अब युवक की पत्नी बॉबी सुबह कॉलोनी में ये कहकर गई थी कि उसका पति बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, वो उससे मिलने के लिए जा रही है और कमरे का बाहर से ताला लगा करके वो चली गई कमरे में। सूचना मिलने पर यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल की जांच शुरू की गई। युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, गर्दन पर गहरी चोट है और चेहरे की जो स्किन है वो भी उतरी हुई है। शाम को लगभग 6:30 बजे हमारे को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि संतरा कॉलोनी सातलका में एक लोक लगा हुआ है और उसके खिड़की से छेद से देखे तो एक आदमी कंबल उड़ा करके सोया हुआ है। मकान मालिक ने आकर के उसके बारे में पूछा तो वहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा कोई भी नहीं मिला। उसका एक दूर का रिश्तेदार यहाँ मिला। हमने इससे पूछा कहाँ है तो वो कह रहे थे 2-3 घंटे से इसकी पत्नी और इसका साडू यहाँ से घर से गायब है। मौके पर अधिकारी को सूचना दी और इसका वीडियोग्राफी की गई और लोग तोड़ करके उसको देखा तो इसके अंदर इसके कई जगह चोटें हैं, इससे प्रथम दृष्टि प्रतीत हो रहा है ये किसी ने इसकी हत्या की। देखिए, पटना पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 3 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस, इसके साथ ही 4 बाइक, 6 मोबाइल और 32,500 नगद जब्त किए हैं। सुल्तानगंज में लूट की योजना बना रहे सोनू को हथियार समेत पकड़ा गया। आपको बता दें कि पचरुखिया में वायरल वीडियो मामले में प्रकाश को गिरफ्तार किया गया और कंकड़बाग में जुलूस के दौरान उपद्रव करने वाले 6 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। गोपालपुर में कमलेश शाह को हथियार और नकदी समेत पकड़ा गया है। मसौदी में हत्या और गोलीबारी के फरार आरोपी चुन्नी को भी अरेस्ट किया गया। थाना से आपको ज्ञात होगा कि 12 अप्रैल को मसौड़ी थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना हुई थी, जहां मुकेश कुमार उर्फ छोटन पिता जगदीश प्रसाद इनकी गोली मार की हत्या की गई थी। हत्या के उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई थी अज्ञात के विरुद्ध। घटना का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में कई सारे नाम निकल के आए। उसमें से एक प्रमुख अपराधी जिसका नाम गौतम कुमार उर्फ चिन्नी है, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये पास्ट में भी धनंदवा की थाना कांड संख्या 118-25 में भी आरोपी थे। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले रामकृष्ण नगर में एक गोलीबारी की घटना हुई थी 10 अगस्त को,
जिसमें दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की गई थी, उसमें भी यह नामजद अभियुक्त है। और हत्या क्या वजह थी सर? अभी तक जो निकल के आया है कि हत्या की वजह। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बिहार को लेकर। देखिए, CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार की अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी। 2030 से 31 तक दोगुनी से अधिक होगी अर्थव्यवस्था और बिहार में कारोबार करना आसान हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आई है। राज्य में तेजी से उपभोक्ता बाजार बढ़ रहा है और इसी वजह से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2030 से 31 तक बिहार की अर्थव्यवस्था दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी और बिहार में कारोबार करना आसान हुआ। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर के एक रिपोर्ट जारी किया गया है CII की तरफ से। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, इस रिपोर्ट में क्या क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार जैसे स्टेट जो आर्थिक विकास के मामले में अभी भी काफी पीछे है और इसे एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, लेकिन CII ने एक रिपोर्ट जारी किया है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार जैसे स्टेट के लिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि निकट भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि 2030-31 तक इसमें अनुमान किया गया है कि दुगने से भी अधिक हो जाएगा। तो बिहार की अर्थव्यवस्था अगर 2030-31 तक दुगने से भी अधिक हो जाता है तो बिहार जैसे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल CII जो है वो चौथे पूर्वी भारत सम्मेलन में बिहार की अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी किया, उसी में ये बातें कही गई हैं और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030-31 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 21 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो बिहार जैसे स्टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिहार में तेजी से आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं जिसका असर देखा जा रहा है। जनसंख्या संबंधी लाभ भी बिहार को मिल रहा है, चूंकि बिहार 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अनुकूल परिस्थितियां हैं और खासकर जो यहाँ पे कारोबार करना है वो बेहद आसान है, क्योंकि बिहार में कई जगहों पर एक ही जगह पर जल्दी से मंजूरी भी मिल जा रही है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड जो राजस्व भूमि सुधार की तरफ से किया जा रहा है, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड है जो कंपनियों के अनुकूल माना जाता है। तो अगर किसी स्टेट में जमीन आसानी से उपलब्ध हो जाए और अगर उपजाऊ भूमि हो और उद्योग लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो, कृषि राज्य के रूप में भी बिहार की पहचान देश में मानी जाती है। तो तमाम संभावनाओं को देखने के बाद CII ने जो रिपोर्ट जारी किया है जो बिहार जैसे स्टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आनंद, देखिए, 2030 से 31 की बात की जा रही है, यानी कि अभी से 5 साल के बाद ही ऐसे क्या इकोनॉमिक चेंजेस होंगे जिसकी वजह से इकोनॉमिक राइज की बात की जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे बिहार में अभी बिहार सरकार ने कुछ ही 2-4 दिन पहले ही, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले ही बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि बिहार में उद्योग लगाने वाले को बड़ी रियायत मिलेगी और कई सारी घोषणाएं भी की थी। तो जाहिर तौर पे राज्य में 2016 में ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत की गई थी और इस नीति को संशोधित भी किया गया था 2020 में। अब 2025 तक इसे बढ़ाया गया। जाहिर तौर पे अगर आपकी नीतियों में पूंजीगत सब्सिडी देना हो, बिजली किराए में छूट हो, रोजगार सृजन की बात हो और आपके पास ट्रेंड जो यहाँ पे मजदूर हैं वो भी हैं, कुशल कारीगर हैं, तो तमाम बातों को देखते हुए ही ये माना जा रहा है कि बिहार के बारे में जो CII ने भविष्यवाणी की है जिसको लेकर बिहार में उन्हें वो तमाम संभावनाएं नजर आती हैं जो तेजी से विकसित करते राज्य में होनी चाहिए और बिहार को तेजी से विकसित करने वाले राज्यों में भी शामिल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बिहार में वो तमाम संभावनाएं हैं जो आने वाले समय में बिहार जैसे राज्य तेजी से विकसित करके विकसित होकर बिहार के अव्वल राज्यों में शुमार हो सकता है। ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।